हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। देखिए हमारा पार्ट 2 जो है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का, वो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने इसकी मुख्तलिफ अक़साम के बारे में पढ़ा कि जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, वो मैकेनिकल और या फंक्शनल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके मुख्तलिफ किस्म के अक़साम पढ़े कि पार्शल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, क्लोज लूप, ओपन लूप, ठीक है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, स्मॉल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और डिटेल्स हैं, हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया। आज जो है हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके काजिज़ के बारे में, ठीक है। तो काजिज़ जो है वो बहुत आसान है, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो पैथोफिजियोलॉजी थी, जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसकी लिंक जो है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देखिए काजिज़ में हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट काज जो है वो है एडहीजन्स। एडहीजन्स ऐसे हुए होते हैं कि प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है, ठीक है। एडहीजन के लिए अपने प्रीवियस सर्जरी के बारे में हिस्ट्री लेनी है, तो एडहीजन्स जो है वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर देती हैं और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज इन एडल्ट, ठीक हो गया। इसके अलावा हर्निया जो है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, इनकार्सिनेटेड हर्निया, ठीक है। या जो बड़े जो ओल्ड पीपल होते हैं उसमें मेलिग्नेंसी जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंट काजेज़ हैं। इसके अलावा जो है एंटोसिसेप्शन है, क्रोन डिजीज़ है, कार्सिनोमेटोसिस है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी काजेज़ और भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मोस्ट कॉमन इन एडल्ट इज़ एडहीजन्स, और ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन काज ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ मेलिग्नेंसी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास पेशेंट जो है वो कैसे प्रेजेंट करता है। तो पेशेंट जो है वो जाहिर बात है वो उसको ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो नाजिया और वोमिटिंग, ठीक है। ये एक पूरा ट्यूब है, ठीक है। ट्यूब है पूरा फ्रॉम माउथ टू द एनस, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू द एनस एक पूरा ट्यूब है। अब अगर इस ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हुई होती है, ठीक है, तो जो कंटेंट है वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे और हमारे पास आएंगे इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ से जो डेस्टली है एनल एरिया से, वहाँ से एनस से रेक्टम से स्टूल पास नहीं होंगे, तो क्या होगा हमारे पास एब्सेंस ऑफ स्टूल एंड फ्लेटस, ठीक है। अब फ्लेटस जो है गैसेस, तो गैसेस हमारे पास पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में पास हो सकती है लेकिन कंप्लीट में नहीं होती। अगर हम कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें स्टूल और फ्लेटस दोनों पास नहीं होते, और जब दोनों पास नहीं होते तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्टिपेशन, ऑब्स्टिपेशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, और अब चीज़ें जो है यहाँ पे मिडल में क्या होंगी, जमा होगी, इंटेस्टाइन में जमा होगी, और इंटेस्टाइन जो है वो सारी की सारी डिस्टेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इंटेस्टिनल एब्डोमिनल डिस्टेंशन आप लोग को नज़र आएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये पेशेंट जो है ऐसे ही प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपके पास एक पेशेंट आ गया, वो मीटिंग कर रहा है, नीचे से उसका कुछ पास नहीं हो रहा, पेट जो है उसका डिस्टेंड हुआ पड़ा है, बहुत सख्त पेन भी उसको है, एब्डोमिनल पेन है, तो आपके जहन में आ रहा है कि यार शायद ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। फिर आप उससे पूछते हैं कि आपने कोई सर्जरी की है, वो कहते हैं हाँ मैंने प्रीवियस मंथ सर्जरी की थी, तो आपके जहन में सीधा आ जाता है कि यार इसको एडहीजन्स शायद हुए हैं, ठीक है। या अगर उसकी ओल्ड एज है तो आप उससे पूछते हैं कि खून तो नहीं आता, उसमें खून आता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो आपके जहन में मेलिग्नेंसी आ जाती है, ठीक है। अब अगर बच्चा है कोई तो आपके जहन में एंटोसिसेप्शन आ जाता है। तो ये बहुत सारी एक ब्रॉड वो है स्टडी है। अब क्या कर देते हैं, आप डायग्नोसिस के लिए उसको लिख देते हैं कि आप ना एक्सरे कराएं, ठीक है, एक्सरे कराएं। तो एक्सरे में हमारे पास एक किस्म होते हैं प्लेन फिल्म और एक होते हैं अपराइट फिल्म। जो अपराइट फिल्म होते हैं तो उसमें पेशेंट जो है ऐसे खड़े होके एक्सरे लेता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे खड़े होके, और जो प्लेन फिल्म्स हैं उसमें पेशेंट जो है वो लेटा होता है, ठीक है, और एक्सरे लेता है। तो जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो अपराइट है, ठीक है। अपराइट जो पेशेंट उसमें खड़ा होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपराइट फिल्म में जो है हमें क्या नज़र आ जाता है, उसमें हमें नज़र आता है एयर फ्लूइड लेवल्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपराइट फिल्म में। देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसमें ये देखें, ये एक अपराइट फिल्म है, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो ऑब्स्ट्रक्शन में हमें देखें ऐसे, ये आप लोग को नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे, ये नॉर्मली नहीं होते, ये देखिए ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोबारा से आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये वाले, ये ऐसे, इसको हम कहते हैं एयर फ्लूइड लेवल इन द एक्सरे इरेक्टिव डोमेन, इसको हम कहते हैं एयर फ्लूइड लेवल। तो अगर ये एयर फ्लूइड लेवल 2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि इसमें इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, और ये अपराइट एक्सरे इरेक्ट जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में जो ली जाती है उसमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो आप तो एक एक्सरे कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट टेस्ट है वो है हमारे पास
CT स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसमें आपको लोगों को ऐसे देखिए कुछ बाउल लूप तो बिल्कुल भरे भरे हैं, ठीक है, ये देखिए बाउल लूप ये भरे पड़े हुए हैं, ठीक है, और कुछ में ऐसे लेवल्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं, देखिए जिस तरह वहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स थी यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो ये आपका CT है, CT इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और कुछ में हम क्या कर देते हैं, बेरियम एनीमा देते हैं, सपोज़ आप लोगों ने ऐसे मुंह से उसको जो है रेडिएक्टिव सब्सटेंस दे देते हैं, ठीक है, जो वो खा लेता है, देखिए वो चीज़ें जो स्टमक में आ जाती हैं, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन। तो जहाँ पे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि कंट्रास्ट जो उसने खा लिया है वो हर तमाम जगहों से गुजर जाएगा एक्सेप्ट जहाँ पे बंदिश है, तो यहाँ से आगे कंट्रास्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि यार ऑब्स्ट्रक्शन जो है कहाँ पे हुई है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, यहाँ से आगे कंट्रास्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले वो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि हम कभी कभार हम एनल रेक्टम से भी कंट्रास्ट दे देते हैं उसको, ठीक है, और वो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे जो है वो रुक जाता है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है उससे आगे जो है वो कंट्रास्ट नहीं जाता, और फिर हम कंट्रास्ट के बाद एक्सरे ले लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या मसला है, ठीक है। सो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के वो है इन्वेस्टिगेशंस हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में आप लोग के पास कौन कौन से हैं मैं आप लोग को दोबारा से दिखा देता हूँ। एक है प्लेन फिल्म, ठीक है, एक है अपराइट फिल्म में आप लोगों को एयर फ्लूइड लेवल नज़र आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्लेन फिल्म है, ठीक है, जो पेशेंट लेटा हुआ होता है और हम ले लेते हैं, उसमें आप लोग को डायलेटेड लूप नज़र आ सकते हैं बस, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा बेरियम एनीमा का मैंने आप लोग को बता दिया। बेरियम एनीमा क्या है, जाहिर बात है जो साइट को आप लोग को शो कर देता है, ठीक है, साइट जो मैंने आप लोग को बता दिया कि एक कंट्रास्ट है, ठीक है, वो मुंह के ज़रिए वो ले सकता है या रेक्टम के ज़रिए आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से आप लोग दे सकते हैं, और फिर उसके बाद हम एक्सरे ले लेते हैं और वो से हमें पता चल जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर हुई है, जिस तरह यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखा दिया। सो ये बेरियम एनीमा ऐसी होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अपर GI सीरीज़ स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू, तो वो भी सेम ही है, ठीक है, कि अगर किसी और चीज़ से हमें पता ना चल जाए तो फॉलो थ्रू, बस ये बेरियम एनीमा जो है इसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलो थ्रू आउट द इंटेस्टाइन, और एक्सरेज हम ले लेते हैं, ठीक है, तो वो हमें साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये देखिए यहाँ पे भी वो दिया हुआ है, ठीक है, कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट यहाँ पे तो सारे का सारा इंटेस्टाइन भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेर हुएंगे, देखिए, और फिर दोबारा से, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मासेज है जो इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, कुछ ऐसे, तो ये इंटेस्टाइन ल्यूमेन जो है देखो इतना छोटा सा पड़ा है, तो ये आप लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है, ठीक है। कंट्रास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, तो ये आप लोग के पास डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं। पेशेंट आपके पास आया, आप लोगों ने भेजा एक्सरे के लिए, ठीक है, कि आप ना खड़े होके के एक्सरे करें, तो उसमें आप लोगों को एयर फ्लूइड लेवल्स मिल जाएंगे। उसमें आप लोग को क्या मिल जाएंगे, एयर फ्लूइड लेवल। अगर यहाँ पे आप लोग को ना मिले, आपके पास टाइम हो, तो फिर आप उसको CT के लिए भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, ये देखें, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट स्टेबल है, ठीक है। अगर हीमोडायनामिकली पेशेंट स्टेबल है, उसकी BP बराबर है, पल्स ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई अभी तक, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की वजह से ऑर्गन फेलियर आ जाते हैं, तो अगर वो सारी नहीं हुई, स्टेबल पेशेंट है, तो आपके पास जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है CT विद IV कंट्रास्ट, ठीक है, क्योंकि CT में बहुत टाइम लगता है, तो पेशेंट का स्टेबल होना ज़रूरी है। अब अगर पेशेंट अनस्टेबल है, ठीक है, पेशेंट जो है उसकी BP सही नहीं है, उसके पास साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट है, किडनी फेलियर आपके पास है, या एसाइटीज़ है, या प्लूरल इफ्यूजन्स है, बहुत सारी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है, अल्टरमेंटल स्टेटस डिफरेंट, तो अब आप क्या करें, आप सीधा उसको एक्सरे के लिए भेजें, आपका 2 मिनट में एक्सरे हो जाता है, ठीक है, एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन, और उसमें आप लोगों के पास ऐसे आ जाएंगे एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, तो ये आप उसको जो है इमरजेंसी में आप उसकी सर्जरी करें, ठीक है। अब एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो है एक्सरे इरेक्ट में आप ये भी दे सकते हैं कि राइट साइड पे, देखिए ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट जो है राइट यहाँ पे राइट साइड पे अगर आपके पास वो मिल जाती है एयर, जिस तरह देखो लेफ्ट साइड पे तो वैसे भी नॉर्मली होते हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट पे ये जो है ये तो स्टमक बबल है, लेफ्ट को हम नहीं देखते, ठीक है। राइट साइड पे ये देखें, ये लंग्स की मार्जिन के बाद आप लोगों के पास एक वाइट लाइन है, और फिर आप लोगों के पास एयर अंडर डायफ्राम है, तो ये एयर अंडर डायफ्राम इट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ इंटेस्टिनल परपुरेशन। ये आप लोग को क्या शो कर रहा है, ये इंटेस्टिनल परपुरेशन, तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, इंटेस्टाइन बंद भी है, और किसी न किसी जगह पे बीच में डिस्टेंशन की वजह से उसके वाल जो है वो परपुरेट हुए हैं, और उससे जो हवा आई है वो राइट साइड पे आप लोगों को एयर अंडर डायफ्राम नजर आती है, एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल साइन फॉर इमरजेंसी,
ठीक है, आप सीधा सीधा इमरजेंसी में फिर सर्जरी करेंगे। तो एक्सरे एरेक्ट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमरजेंट केसेस। अच्छा जी, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं ट्रीटमेंट के, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास है नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेटिव। नॉन ऑपरेटिव क्या है, जिसमें हम सर्जरी नहीं करते। तो जाहिर बात है, मैंने आप लोग को बता दिया कि पेशेंट का स्टेबल होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास एयर फ्लूइड लेवल और ये चीज़ें तो नज़र आ जाती हैं, लेकिन उसकी बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ठीक है, या कोई और साइन ऑफ ऑर्गन फेलियर, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जस्ट आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऑब्स्ट्रक्शन भी इनकम्प्लीट है। देखें, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें आपके पास हवा जो है, फ्लेटस जो है वो पास हो सकती है, कंप्लीट जो है वो नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है। अब आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है, ठीक है। फीवर भी नहीं है, देखें, नो फीवर, या टेकिकार्डिया भी नहीं है, पेरिटोनियल साइन भी नहीं है, जिस तरह मैंने आप लोग को बता दिया कि परपोरेशन या ल्यूकोसाइटोसिस, WBCs भी आपके पास नॉर्मल है। तो अगर पेशेंट स्टेबल है, उसको कोई फीवर नहीं है, टेकिकार्डिया नहीं है, पेरिटोनियल साइन नहीं है, ल्यूकोसाइटोसिस नहीं है, तो फिर आप उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रख देते हैं, ठीक है, वार्ड में रख देते हैं, उसको एनिमा कर देते हैं, और या कोई और देख लेते हैं, जो हमारे पास प्रोकाइनेटिक्स है वो आप लोग उसको दे देते हैं, ताकि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी हो जाए और जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे केसेस में हम फिर सर्जरी की तरफ नहीं जाते, उसको जस्ट आप ये करें कि IV फ्लूइड दे दें। IV फ्लूइड से ये हो जाएगा कि जो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि डिहाइड्रेशन होती है, तो डिहाइड्रेशन जो है वो रिलीव हो जाएगी, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। तो IV फ्लूइड दे देते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर यूरिन आउटपुट हो, किडनीज जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हों। इसके अलावा जो है हम पोटाशियम भी फ्लूइड को ऐड कर देते हैं। पोटाशियम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वोमिटिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटाशियम जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पोटाशियम भी दे देते हैं। साथ में हम क्या कर देते हैं, NG पास कर रहे हैं पेशेंट को, ताकि गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन हो। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास ये क्या है, ये स्टमक है, स्टमक और ये फिर ऐसे आ जाते हैं, ये स्टमक और ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हम NG क्यों पास कर रहे हैं, ताकि स्टमक का जो कंटेंट है ना, आगे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, ताकि वो इसमें आ जाए, ठीक है, NG ट्यूब के ज़रिए बाहर निकल आए, ठीक है। और इससे ये होगा कि यहाँ पे जो डिस्टेंशन हुई है, ठीक है, वो रिलीव हो जाएगा। अच्छा जी, और सम टाइम अगर आपको वो नज़र आ रहे हो कोई इन्फेक्शन की साइन, तो एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। अच्छा जी, ये तो नॉन ऑपरेटिव हो गया, ठीक है। अब ऑपरेटिव जो है, सर्जरी हम किस केस में कर देते हैं, अगर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो, ठीक है, या आपके पास पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन हो, लेकिन वो क्या हो, वो परसिस्टेंट हो, ठीक नहीं हो रहा। आपने एक दिन जो है पेशेंट को रखा, 2 दिन रखा, वो जो पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन थी जिसके लिए आपने पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखा था, वो रिलीव नहीं हो रहा, और उसका पेन जो है वो ज़्यादा हो रहा है या कांस्टेंट हो रहा है। बस अब उसका पेन जो है, पहले कॉली की पेन था, आ रहा था थोड़ी देर के लिए, फिर ख़राब हो रहा था, फिर ज़्यादा पेन आ रहा था। अब क्या है, अब पेन जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। पेशेंट जो है वो डिटेरियोरेट कर रहा है, उसको फीवर आ रहा है, टेकिकार्डिया या कोई और साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो फिर आप जो है पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए भी सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। और या ऐसे है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, और पेशेंट जो है उसमें साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है इमरजेंसी में उसकी सर्जरी करें। अब सर्जरी के लिए या ऑपरेटिव में जो है हमारे पास एक तो एंडोस्कोपिक भी हो सकता है, एक मैनुअल भी हो सकता है, और एक एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी भी हो सकती है, ठीक है। अब देखें, एंडोस्कोपी ये है ना कि अगर किसी ने सपोज करे, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहा है इंटेस्टाइन में, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ एक चीज़ पड़ी हुई है, तो आप मुंह के ज़रिए कैमरे को अंदर ले के, देखिए ये कैमरा मैं यहाँ ले आ चुका हूँ, और उसको एंडोस्कोप के ज़रिए चीज़ को मैंने बाहर निकाल दिया, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो गया। तो एक तो ये है, ठीक है। अब इसके अलावा कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास ओल्ड एज में, ये देखिए ये आपका एनस है, ये रेक्टम है, ठीक है, रेक्टम में स्टूल जो है यहाँ पे फंसे होते हैं, ठीक है, स्टूल ने ऐसे बिल्कुल वो बनाया हुआ होता है लाइक अ स्टोन। तो फिर हम क्या कर देते हैं, हम मैनुअल एवेक्यूएशन करते हैं, यहाँ से उंगलियाँ इंसर्ट करके ये स्टूल बाहर निकाल देते हैं, और पेशेंट जो है उसका स्टूल बाहर आना शुरू हो जाता है। सो ये मैनुअल एवेक्यूएशन हो गया। और तीसरा ये है कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी है, ये देखिए एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी, जिसमें हम ऐसे इंसिजन देते हैं, एब्डोमेन खोल देते हैं, और जहाँ पे मसला हो, जहाँ पे एडहीजन्स बने हों, ठीक है, एडहीजन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो प्रीवियस सर्जरी की वजह से बने होते हैं, तो उसको हम एडहीनोलाइसिस जो है वो कर देते हैं, या फिर डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं डिफरेंट केसेस के लिए, वो अलग बात है। बट आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द काज जो है वो फिर आप लोगों ने ट्रीटमेंट करनी है। अगर ऐसी कोई वॉल्वुलस बना है तो जाहिर बात है आप लोगों ने अनट्विस्ट करना है इसको, ठीक है। और जहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन की वजह से जो इंटेस्टाइन जो है वो ख़राब हुई पड़ी है या गैंग्रीनस हुई है, तो वो सेगमेंट हम काट देते हैं, और जो वायबल सेगमेंट है उनको आपस में एनास्टोमोस कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है।
एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।